हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोकस ऑन यू अंटिल विन बाय डेरियस फोरू। यह किताब इस बारे में है कि कैसे खुद पर पूरा फोकस करके शोर और तुलना से दूर रहकर लगातार सही काम करते हुए आखिरकार जीत हासिल की जाती है। अब देखिए, लेखक शुरुआत में ही एक सीधी सी लेकिन चुभने वाली बात कहते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। हम रोज उठते हैं, फोन देखते हैं, दूसरों की जिंदगी झांकते हैं और बिना जाने समझे अपने ही दिमाग में एक शोर खड़ा कर लेते हैं। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम उम्र में सफल हो गया। यहीं से ध्यान टूटता है, ऊर्जा बिखरती है और हम असली काम से दूर होते चले जाते हैं। लेखक का कहना है कि जीतने से पहले एक बहुत जरूरी फैसला लेना पड़ता है, खुद पर फोकस करने का फैसला, पूरी ईमानदारी से, बिना बहाने के। एक जगह लेखक की पंक्ति आती है, इफ यू वांट टू विन यू मस्ट स्टॉप वॉचिंग अदर्स प्ले। इसका मतलब बहुत सीधा है लेकिन असर गहरा है। अगर आपको जीतना है तो दूसरों का खेल देखना बंद करना होगा, यानी दूसरों की लाइफ, उनकी प्रोग्रेस, उनके रिजल्ट पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना छोड़ना होगा। लेखक समझाते हैं कि तुलना अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब तुलना आपकी दिशा बदल दे, आपका आत्मविश्वास खा जाए, तब वह जहर बन जाती है। और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। वे खुद का रास्ता छोड़कर किसी और की दौड़ में दौड़ने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन यार, तुलना तो अपने आप हो जाती है, मैं क्या करूं? लेखक यहीं एक अहम बात रखते हैं। वे कहते हैं कि फोकस कोई भावना नहीं है, फोकस एक अभ्यास है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को मजबूत करने के लिए रोज फोकस का अभ्यास करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी भटकेंगे नहीं, भटकना इंसानी है। फर्क बस इतना है कि आप कितनी जल्दी खुद को वापस खींच लाते हैं। लेखक पहले अध्याय में यह भी साफ करते हैं कि फोकस ऑन यू का मतलब खुदगर्ज बन जाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिम्मेदारी लेना, अपनी जिंदगी, अपने फैसलों, अपने नतीजों की जिम्मेदारी। जब आप यह मान लेते हैं कि आपकी हालत के लिए कोई और नहीं, बल्कि आप खुद जिम्मेदार हैं, उसी पल से असली ताकत पैदा होती है। गुस्सा भी आता है, डर भी लगता है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी आजादी भी मिलती है, क्योंकि अब सुधार भी आपके हाथ में है। एक साधारण सा उदाहरण लेखक देते हैं, एक ऐसे इंसान का जो हर दिन थक कर घर आता है और फोन पर स्क्रॉल करते करते घंटों बिता देता है। उसे लगता है कि वह आराम कर रहा है, लेकिन असल में उसका दिमाग और थक रहा होता है। लेखक कहते हैं कि फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन यही नकली आराम है। ऐसा आराम जो आपको काम से दूर तो करता है, लेकिन सुकून नहीं देता। यहां लेखक सुझाव देते हैं कि दिन के कुछ तय घंटे ऐसे हों जहां आप बिना फोन, बिना नोटिफिकेशन सिर्फ एक काम करें, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या खुद से जुड़ने का समय। शुरुआत में मुश्किल होगी, बेचैनी होगी, बार बार हाथ फोन की तरफ जाएगा, लेकिन यही अभ्यास धीरे धीरे आपको मजबूत बनाएगा। एक और अहम पंक्ति आती है, यू डोंट नीड मोर मोटिवेशन, यू नीड मोर क्लैरिटी। इसका मतलब यह है कि आपको और जोश नहीं चाहिए, आपको साफ समझ चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि समस्या आलस की है, लेकिन असल समस्या भ्रम की होती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। लेखक कहते हैं कि फोकस तभी टिकता है जब लक्ष्य साफ हो। इसलिए पहले अध्याय में ही वे सलाह देते हैं कि आप अपनी जिंदगी के एक क्षेत्र को चुनिए, काम, सेहत या सीखना, और खुद से पूछिए कि अगले कुछ महीनों में आप उसमें क्या बदलना चाहते हैं। बड़ा सपना नहीं, बस अगला साफ कदम। लेखक यह भी चेतावनी देते हैं कि जब आप खुद पर फोकस करना शुरू करते हैं तो लोग आपको गलत समझ सकते हैं। वे कहेंगे कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। यहां डर आता है, अकेलापन लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह अकेलापन अस्थायी है और इसकी कीमत आपको भविष्य में शांति और आत्मसम्मान के रूप में मिलती है। जीत हमेशा शोर में नहीं मिलती, अक्सर वह खामोशी में मिलती है। पहले अध्याय के अंत तक आते
आते एक बात बहुत साफ हो जाती है कि यह किताब किसी जादुई ट्रिक का वादा नहीं करती। यह किताब रोज के छोटे, उबाऊ, लेकिन सही फैसलों की बात करती है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछने की, आज मैंने अपना ध्यान कहां लगाया, अपने लक्ष्य पर या किसी और की जिंदगी पर? और यही सवाल धीरे धीरे आपकी दिशा बदलना शुरू कर देता है। यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकती है जहां इंसान को एहसास होने लगता है कि जीत कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि रोज के चुनावों में छुपी है, और असली लड़ाई अब बाहर नहीं, पूरी तरह अंदर शुरू होने वाली है। अब जरा इस बात पर ठहर कर सोचिए कि जब इंसान यह मान लेता है कि उसे खुद पर फोकस करना है, तब असली परेशानी कहां से शुरू होती है। लेखक बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि फैसला लेना आसान है, लेकिन उस फैसले पर टिके रहना मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही आप अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, दिमाग पुराने पैटर्न खींचने लगता है। वही पुरानी आदतें, वही पुरानी बेचैनियां, वही तुलना। और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह तरीका उनके लिए नहीं है। लेखक यहीं पर एक बहुत अहम बात समझाते हैं। फोकस का टूटना असफलता नहीं है, फोकस से भाग जाना असफलता है। एक बात बताऊं, लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग तुरंत इनाम चाहता है। उसे आज मेहनत का फल आज ही चाहिए, लेकिन असली जीत धीरे बनती है। इसलिए जब आप खुद पर फोकस करते हैं और बाहर से कोई तारीफ नहीं मिलती, कोई तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता, तो अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। लेखक इसे द साइलेंट फेज कहते हैं। यह वह दौर होता है जब आप सही काम कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया को कुछ दिख नहीं रहा होता। और यही वह दौर है जहां ज्यादातर लोग दिशा बदल लेते हैं। यहां एक पंक्ति आती है, मोस्ट पीपल क्विट बिकॉज दे डोंट सी प्रोग्रेस, नॉट बिकॉज देयर इज नो प्रोग्रेस। इसका मतलब बहुत सीधा है। लोग इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि तरक्की नहीं हो रही, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें तरक्की दिख नहीं रही होती। लेखक समझाते हैं कि फोकस का असर पहले आपके सोचने के तरीके में आता है, फिर आपके फैसलों में, और सबसे आखिर में आपकी जिंदगी में दिखाई देता है। अगर आप सिर्फ बाहर के नतीजों पर नजर रखेंगे तो बीच में ही टूट जाएंगे। अब लेखक यहां एक बहुत जरूरी अभ्यास की बात करते हैं। वे कहते हैं कि हर दिन के अंत में खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, आज मैंने अपना समय और ध्यान किस चीज पर लगाया? क्या वह चीज मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले गई या बस मुझे व्यस्त बनाए रखा? फर्क समझना बहुत जरूरी है। व्यस्त रहना और आगे बढ़ना एक जैसी चीज नहीं है। कई लोग दिन भर भागते रहते हैं, लेकिन असल में वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि खुद पर फोकस करने का मतलब है सीमाएं तय करना। हर चीज के लिए हां कहना बंद करना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में यह बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप मना करते हैं तो अपराध बोध होता है। लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि अगर आप अपनी ऊर्जा हर किसी में बांट देंगे तो खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा, और बिना ऊर्जा के कोई जीत नहीं होती। एक और गहरी बात यहां आती है। लेखक कहते हैं कि कई बार हम दूसरों पर इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि हमें खुद से सामना करने में डर लगता है। अगर हम अकेले बैठ जाए, फोन बंद कर दें, तो हमारे सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम किससे भाग रहे हैं? और यह सवाल असहज होते हैं, इसलिए लोग शोर चुनते हैं। लेखक इस डर को स्वाभाविक मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसी डर के पार आपकी असली ताकत छुपी होती है। डिस्ट्रैक्शन इज नॉट द प्रॉब्लम, अवॉइडेंस इज। यह लाइन बहुत कुछ खोल देती है। मतलब ध्यान भटकना समस्या नहीं है, असल समस्या है किसी सच्चाई से बचना। जब आप खुद पर फोकस करते हैं तो आपको अपनी कमजोरियां दिखती हैं, अपनी आलस, अपने गलत फैसले, और इन्हें देखना आसान नहीं होता। लेकिन लेखक कहते हैं कि यही देखने की हिम्मत आपको बदलती है। धीरे धीरे लेखक यह भी समझाते हैं कि फोकस का मतलब खुद को दुनिया से काट लेना नहीं है। इसका मतलब है सही चीजों को सही जगह देना। सोशल मीडिया, बातचीत, आराम सब जरूरी हैं, लेकिन उनकी सीमा होनी चाहिए। अगर आप हर वक्त बाहर से इनपुट लेते रहेंगे तो अंदर से कुछ निकल नहीं पाएगा।
जीतने के लिए अंदर से कुछ बनाना पड़ता है। यहां तक आते आते एक अजीब सी शांति और बेचैनी साथ साथ चलने लगती है। शांति इसलिए कि अब दिशा साफ है, बेचैनी इसलिए कि रास्ता लंबा है और अकेला है। लेखक कहते हैं कि यही वह मोड़ है जहां इंसान या तो पुराने शोर में लौट जाता है या फिर चुपचाप आगे बढ़ता रहता है, बिना यह जाने कि मंजिल कब दिखेगी। और असली फर्क यहीं से बनना शुरू होता है। अब बात उस जगह पहुंचती है जहां लेखक एक कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग फोकस खोते नहीं हैं, बल्कि जानबूझकर छोड़ देते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर ईमानदारी से सोचें तो बात समझ में आती है। जब आप किसी चीज पर लगातार ध्यान लगाते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर भी तुरंत पहचान, तारीफ या नतीजा नहीं मिलता, तो अंदर एक आवाज उठती है, छोड़ो यार, इससे अच्छा कुछ और कर लेते हैं। यही आवाज सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह तर्क के साथ आती है। यह आलस की तरह नहीं लगती, यह समझदारी की तरह लगती है। लेखक कहते हैं कि फोकस का असली दुश्मन थकान नहीं, बल्कि निराशा है। थकान तो आराम से उतर जाती है, लेकिन निराशा दिमाग में बैठ जाती है। जब बार बार ऐसा लगे कि मैं सही कर रहा हूं, फिर भी कुछ बदल नहीं रहा, तब इंसान खुद पर शक करने लगता है। और यहीं लेखक एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, खुद पर शक करना और अपने तरीके पर शक करना, ये दो अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग इन दोनों को गड़बड़ा देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर तरीका काम नहीं कर रहा तो शायद मैं ही बेकार हूं, जबकि सच ये होता है कि तरीका बदलने की जरूरत हो सकती है, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। एक जगह लेखक लिखते हैं, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। इसका मतलब यह है कि असफलता से ज्यादा सपने शक की वजह से मरते हैं। असफलता तो एक अनुभव है, लेकिन शक एक जहर है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। लेखक समझाते हैं कि जब आप खुद पर फोकस करते हैं तो शक आएगा ही, क्योंकि आप भीड़ के साथ नहीं चल रहे, आप अपना रास्ता बना रहे हैं, और नया रास्ता हमेशा डरावना होता है। अब यहां लेखक एक बहुत काम की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि जब शक आए, तब अपने लक्ष्य को नहीं, अपनी प्रक्रिया को देखो। पूछो कि क्या मैं रोज वह कर रहा हूं जो मेरे नियंत्रण में है? क्या मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं? क्योंकि जीत आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन कोशिश होती है। और जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उस पर ध्यान लगाने से फोकस टूटता है। लेखक यह भी बताते हैं कि फोकस को बनाए रखने के लिए आपको अपने माहौल के साथ सख्ती करनी पड़ती है। सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं होती। अगर आपका फोन हर 5 मिनट में चमक रहा है, अगर आपके आसपास हर वक्त शोर है, तो आप खुद को दोष मत दीजिए। लेखक कहते हैं कि समझदार लोग खुद को नहीं, अपने वातावरण को डिजाइन करते हैं। वे जानबूझकर ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखते हैं, क्योंकि वे अपनी कमजोरी पहचानते हैं। एक साधारण लेकिन असरदार बात यहां आती है। लेखक कहते हैं कि हर दिन एक ऐसा छोटा काम चुनो जिसे टालना मुश्किल हो, इतना छोटा कि दिमाग बहाना न बना सके, और फिर उसे पूरा करो। यह जीत भले ही छोटी लगे, लेकिन यह दिमाग को सिखाती है कि मैं भरोसेमंद हूं। धीरे धीरे यही भरोसा बड़े कामों की नींव बनता है। फोकस कोई बड़ा धमाका नहीं है, यह छोटे छोटे वादों को निभाने का नाम है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब सुनने में तो ठीक है, लेकिन जब आसपास के लोग आगे निकल जाए, तब क्या? लेखक इस सवाल से भागते नहीं हैं। वे साफ कहते हैं कि दूसरों की तरक्की देखना दर्द देता है, खासकर तब जब आप मेहनत कर रहे हों। लेकिन वे एक अलग नजरिया देते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई आगे निकल गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए जगह खत्म हो गई है। जिंदगी कोई एक लाइन की रेस नहीं है, हर किसी की टाइमिंग अलग होती है। समस्या तब होती है जब आप अपनी घड़ी किसी और की कलाई से मिलाने लगते हैं। योर पेस डजंट नीड टू मैच एनीवन एल्सेज। यह लाइन बहुत शांति देती है। मतलब आपकी रफ्तार किसी और से मिलनी जरूरी नहीं है। लेखक कहते हैं कि फोकस तभी टिकता है जब आप अपनी प्रगति को अपने पुराने कल से तुलना करते हैं, न कि किसी और के आज से। आज अगर आप कल से थोड़ा बेहतर हैं,
तो आप सही दिशा में हैं, भले ही दुनिया कुछ और कहे। धीरे धीरे लेखक यह भी बताते हैं कि खुद पर फोकस करने का मतलब यह स्वीकार करना भी है कि हर दिन अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन मन नहीं करेगा, कुछ दिन सब बेकार लगेगा, और यह बिल्कुल ठीक है। लेखक चेतावनी देते हैं कि हर दिन मोटिवेशन ढूंढना एक जाल है, क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है। फोकस टिकता है आदत से, अनुशासन से, और अनुशासन तब बनता है जब आप अपने मूड से ऊपर उठकर काम करते हैं। यहां एक भावनात्मक मोड़ आता है। लेखक कहते हैं कि जब आप लगातार खुद पर काम करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आप बाहर की आवाजें कम सुनने लगते हैं। आपको खुद की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। यह आवाज न तो बहुत तेज होती है, न बहुत प्रेरणादायक। यह बस सच्ची होती है, और यही सच्चाई आपको रास्ता दिखाती है। अंत में लेखक यह एहसास छोड़ते हैं कि फोकस कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब आसान हो जाएगा। फोकस एक रास्ता है जिस पर चलते चलते आप खुद को बदलते जाते हैं। और शायद जीत का सबसे बड़ा मतलब यही है कि आप उस इंसान में बदल जाए जो हार मानने से पहले रुकना जानता ही नहीं। यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर ठहरती है जहां सवाल अब यह नहीं रहता कि क्या मैं जीतूंगा, बल्कि यह कि क्या मैं इस रास्ते पर टिके रहने की हिम्मत रखता हूं। अब लेखक बात को उस गहराई में ले जाते हैं जहां इंसान पहली बार सच में खुद से टकराता है। वे कहते हैं कि जब आप लंबे समय तक खुद पर फोकस करते हैं तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगता है। पहले जो शोर था, जो तुलना थी, जो दूसरों की राय थी, वह सब धीरे धीरे कम हो जाती है। बाहर की आवाजें शांत होती हैं और तब अंदर की आवाजें तेज होने लगती हैं। और यहीं ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अंदर की आवाज हमेशा मीठी नहीं होती। वह आपको आपकी कमजोरियां दिखाती है, आपके अधूरे वादे याद दिलाती है, और यह भी बताती है कि आपने किन चीजों से जानबूझकर मुंह मोड़ा हुआ है। लेखक साफ कहते हैं कि यह दौर सबसे जरूरी भी है और सबसे असहज भी, क्योंकि यहां कोई आपको शाबाशी नहीं देता। यहां कोई यह नहीं कहता कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। यहां बस आप होते हो और आपका सच। और अगर आप इस सच से भाग गए तो फिर वही पुराना चक्कर शुरू हो जाएगा, ध्यान भटकाना, खुद को व्यस्त रखना और असल काम से दूर रहना। एक जगह लेखक लिखते हैं, ग्रोथ फील्स लोनली बिफोर इट फील्स रिवॉर्डिंग। इसका मतलब यह है कि विकास पहले अकेला महसूस होता है, इनाम बाद में मिलता है। वे समझाते हैं कि जब आप बदलते हैं तो आपका पुराना माहौल आपको पहचानना बंद कर देता है। लोग वही उम्मीद करते हैं जो आप पहले थे, और जब आप वैसा नहीं करते तो टकराव होता है। यहां गुस्सा भी आता है, अपराधबोध भी होता है। मन में सवाल उठता है, क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या मैं स्वार्थी बन गया हूं? लेखक इस सवाल का जवाब बहुत शांति से देते हैं। वे कहते हैं कि खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, यह जिम्मेदारी है। अगर आप खुद को संभाल नहीं सकते तो किसी और के लिए भी ठीक से मौजूद नहीं रह सकते। वे उदाहरण देते हैं कि जैसे ऑक्सीजन मास्क पहले खुद को लगाना पड़ता है, वैसे ही जिंदगी में भी पहले खुद को मजबूत करना पड़ता है। यह बात सुनने में आम लगती है, लेकिन जीने में बहुत कठिन है। अब यहां लेखक एक और अहम फर्क समझाते हैं, अकेले रहना और अकेला महसूस करना। खुद पर फोकस करने के रास्ते में आपको अकेले रहना सीखना पड़ता है। मतलब बिना फोन, बिना बातचीत, बिना बाहरी सहारे के अपने साथ बैठना। लेकिन अकेला महसूस करना अलग चीज है। अकेलापन तब आता है जब आप खुद से कटे हुए होते हैं। लेखक कहते हैं कि जो इंसान खुद के साथ बैठना सीख लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। वे यहां एक साधारण अभ्यास की बात करते हैं। रोज कुछ मिनट ऐसे निकालने की सलाह देते हैं जहां आप कुछ भी उत्पादक न करें, न सीखें, न काम करें, न स्क्रॉल करें। बस बैठें और देखें कि दिमाग क्या कह रहा है। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग शांत होना शुरू करेगा और उसी शांति में आपको अपनी असली प्राथमिकताएं दिखने लगेंगी। लेखक यह भी मानते हैं कि इस दौर में कई बार आप खुद से निराश भी होंगे। लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद भी मैं वही का वही हूं।
लेकिन वे एक बहुत सख्त बात कहते हैं, खुद को बदलने की प्रक्रिया में सबसे पहले आपका अहं टूटता है। आपको लगने लगता है कि आप जितना समझते थे उतने मजबूत नहीं हैं, लेकिन यही टूटना आगे की ताकत बनता है, क्योंकि अब आप दिखावा नहीं कर रहे, अब आप सच में सीख रहे हैं। एक और पंक्ति आती है, यू कैंट बिल्ड अ स्ट्रांग फ्यूचर विथ अ फ्रैजाइल आइडेंटिटी। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी पहचान दूसरों की राय पर टिकी है तो भविष्य मजबूत नहीं बन सकता। लेखक कहते हैं कि खुद पर फोकस करने का असली मतलब है अपनी पहचान को अंदर से बनाना। यह तय करना कि मैं कौन हूं, मैं किन मूल्यों पर खड़ा हूं और किन चीजों पर समझौता नहीं करूंगा। जब यह साफ हो जाता है तो बाहर की उथल पुथल आपको हिला नहीं पाती। धीरे धीरे लेखक बताते हैं कि इसी चरण में फोकस एक आदत बनना शुरू करता है। अब आपको हर दिन खुद को समझाना नहीं पड़ता। अब आप जानते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। कुछ चीजें अपने आप छूट जाती हैं, कुछ लोगों से दूरी बन जाती है, और यह दूरी नफरत से नहीं, स्पष्टता से आती है। यह साफ समझ से आती है कि हर चीज, हर इंसान, हर बातचीत आपके सफर का हिस्सा नहीं है। यहां कहानी एक ऐसे भावनात्मक मोड़ पर आती है जहां इंसान को पहली बार महसूस होता है कि वह बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद से जुड़ रहा है। यह जुड़ाव बहुत शांत होता है, बहुत निजी होता है। कोई तालियां नहीं बजती, कोई घोषणा नहीं होती, लेकिन अंदर कहीं यह एहसास जन्म लेता है कि अब मैं भाग नहीं रहा हूं। और जब यह एहसास आने लगता है तभी असली बदलाव चुपचाप आकार लेने लगता है। अब लेखक उस बिंदु पर आते हैं जहां चीजें बाहर से नहीं, अंदर से बदलनी शुरू होती हैं। वे कहते हैं कि जब आप काफी समय तक खुद पर फोकस करते रहते हैं तो एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि आप अब हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। पहले जो बात चुभ जाती थी, जो शब्द गुस्सा दिला देते थे, जो तुलना बेचैन कर देती थी, अब वही चीजें वैसा असर नहीं डालती। और यही वह जगह है जहां लोग अक्सर भ्रम में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे सुस्त हो गए हैं या भावनाएं कम हो गई हैं। लेकिन लेखक साफ करते हैं कि यह सुस्ती नहीं, यह स्थिरता है। वे समझाते हैं कि फोकस का असली फल शांति है, उत्साह नहीं। शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में चुनौती नहीं रहेगी, बल्कि इसका मतलब है कि चुनौती आने पर आप बिखरते नहीं, आप अंदर से टिके रहते हैं। लेखक कहते हैं कि जीतने वाले लोग सबसे ज्यादा शांत दिखते हैं, क्योंकि वे हर लड़ाई नहीं लड़ते। वे सिर्फ वही लड़ाइयां चुनते हैं जो उनके लक्ष्य के करीब ले जाती हैं। यहां एक पंक्ति आती है जो बहुत कुछ बदल देती है, काम इज अ कंपेटिटिव एडवांटेज। मतलब शांति खुद में एक ताकत है। जब बाकी लोग घबराहट में फैसले ले रहे होते हैं तब शांत दिमाग वाला इंसान साफ देख पाता है। लेखक बताते हैं कि यही शांति आपको लंबे खेल में आगे रखती है। शोर में लोग तेज भागते हैं, लेकिन चुप्पी में लोग दूर तक जाते हैं। अब लेखक एक और सच्चाई सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपका पुराना सपना भी बदल सकता है। और यह बात कई लोगों को डराती है। उन्हें लगता है कि अगर लक्ष्य बदल गया तो शायद वे असफल हो गए। लेकिन लेखक इसे विकास का संकेत मानते हैं। वे कहते हैं कि जब आप अंधे होकर किसी लक्ष्य के पीछे भागते हैं तो आप खुद को नहीं सुनते, लेकिन जब आप फोकस के साथ चलते हैं तो आप रास्ते में सीखते हैं, समझते हैं और जरूरत पड़े तो दिशा बदलते हैं। यह हार नहीं है, यह समझदारी है। एक जगह लेखक लिखते हैं, कमिट टू द प्रोसेस नॉट द आउटकम। इसका मतलब यह है कि नतीजे से ज्यादा प्रक्रिया से वफादार रहो, क्योंकि नतीजा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन प्रक्रिया होती है। जब आप रोज सही काम करते हैं, भले ही मन न हो, भले ही तारीफ न मिले, तब आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो भरोसेमंद होता है खुद के लिए। यहां लेखक एक भावनात्मक बात भी कहते हैं। वे मानते हैं कि इस सफर में कई बार आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, दोस्त, मौके, मजा, हल्कापन। लेकिन वे पूछते हैं कि आपने क्या पाया। शायद आपने नींद पाई है, आत्मसम्मान पाया है, अपने साथ बैठने की ताकत पाई है। और ये चीजें दिखती नहीं हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो यही सबसे ज्यादा काम आती हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि जीत आखिर कब दिखेगी। लेखक इस सवाल को टालते नहीं हैं। वे कहते हैं कि जीत अक्सर चुपचाप आती है, कोई ढोल नहीं बजता। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि जो काम पहले भारी लगता था वह अब आपकी आदत बन चुका है। जो डर पहले रोकता था वह अब चेतावनी बनकर रह गया है, और जो शोर पहले ध्यान खींच लेता था वह अब बस पृष्ठभूमि की आवाज है। लेख यह भी कहते हैं कि इस मोड़ पर सबसे बड़ा खतरा आत्मसंतोष होता है। जब चीजें ठीक चलने लगती हैं तब दिमाग कहता है अब काफी है, और यहीं कई लोग ढीले पड़ जाते हैं। इसलिए वे याद दिलाते हैं कि फोकस कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे एक बार ऑन करके भूल जाओ। यह रोज चुना जाने वाला रास्ता है, हर सुबह, हर फैसले में। अंत में एक बहुत शांत लेकिन गहरी बात छोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जब आप खुद पर फोकस करते रहते हैं तो जीत एक दिन आती है, लेकिन उससे भी पहले आप बदल जाते हैं, और शायद असली जीत वही होती है। अब सवाल यह नहीं रहता कि दुनिया आपको कब मानेगी, बल्कि यह रहता है कि क्या आप खुद की नजरों में टिके रह पाए। और यहीं से अगला संघर्ष शुरू होता है। जब जीत पास दिखने लगती है तब खुद को वही इंसान बनाए रखना जिसने यह रास्ता चुना था। अब लेखक उस नाजुक मोड़ पर बात लाते हैं जहां ज्यादातर लोग चुपचाप फिसल जाते हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, अंदर से अनुशासन बन चुका है, काम की लय पकड़ में आने लगी है, और तभी एक नया खतरा जन्म लेता है, आराम का भ्रम। लेखक कहते हैं कि यह वह समय होता है जब इंसान अपने ही बनाए सिस्टम से ऊबने लगता है। वही सुबह, वही अभ्यास, वही सीमाएं। दिमाग फुसफुसाता है, अब तो मैं समझ गया, अब थोड़ा ढीला पड़ सकता हूं। और यहीं पर फोकस सबसे ज्यादा परखा जाता है। एक बात बताऊं, लेखक साफ कहते हैं कि प्रगति रुकती नहीं है, वह या तो आगे जाती है या पीछे। बीच में ठहराव नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप सजग नहीं रहे तो जो आदतें आपको यहां तक लाई थीं वही धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। लेखक इसे मेंटेनेंस फेज कहते हैं, जहां जीतने से ज्यादा जरूरी होता है जीत को संभालना, और यह जीतने से भी कठिन होता है। यहां एक पंक्ति आती है, सक्सेस इज रेंटेड एंड द रेंट इज ड्यू एवरी डे। इसका मतलब यह है कि सफलता किराए पर मिली हुई चीज है और उसका किराया रोज चुकाना पड़ता है। आज का काम कल की मेहनत से नहीं चलता। यह लाइन सुनने में सख्त है, लेकिन लेखक इसे डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए कहते हैं। वे समझाते हैं कि फोकस बनाए रखने का मतलब है हर दिन खुद को याद दिलाना कि मैंने यह रास्ता क्यों चुना था। अब लेखक एक और गहरी सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी पहचान भी बदलती है। लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। कुछ आपकी तारीफ करेंगे, कुछ आपसे उम्मीदें जोड़ लेंगे, और कुछ आपसे जलने भी लगेंगे, और यह सब आपके ध्यान को खींचने लगेगा। तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि तारीफ भी ध्यान भटकाती है। अगर आप सिर्फ इसलिए काम करने लगें कि लोग क्या कहेंगे, तो आप फिर से बाहर की दुनिया के हाथों में अपनी दिशा सौंप देते हैं। यू लूज फोकस व्हेन अप्रूवल बिकम्स द गोल। यह लाइन बहुत कुछ साफ कर देती है। मतलब जैसे ही दूसरों की मंजूरी आपका लक्ष्य बन जाती है, फोकस चला जाता है। लेखक कहते हैं कि असली फोकस तब होता है जब आप वही करते रहते हैं जो सही है, चाहे कोई देखे या न देखे, क्योंकि ज्यादातर समय कोई नहीं देख रहा होता। अब यहां लेखक एक व्यवहारिक अभ्यास साझा करते हैं। वे कहते हैं कि समय समय पर खुद से यह पूछो, अगर कोई मुझे कभी पहचान न दे तब भी क्या मैं यह काम करता रहूंगा? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है तो आपको ईमानदारी से देखना होगा कि कहीं आपका फोकस फिर से बाहरी इनाम पर तो नहीं टिक गया। लेखक यह भी मानते हैं कि इस चरण में थकान एक अलग रूप ले लेती है। यह शरीर की थकान नहीं होती, यह मानसिक थकान होती है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन भारी लगता है। लेखक इसे कमजोरी नहीं मानते। वे कहते हैं कि यह संकेत है कि आपको अपने तरीके को थोड़ा समायोजित करने की जरूरत है, न कि अपने लक्ष्य को छोड़ने की। कभी कभी गति कम करना, रुकना नहीं होता। कभी
कभी आराम करना, हार मानना नहीं होता। एक और बात यहां बहुत सादगी से कही जाती है। लेखक कहते हैं कि खुद पर फोकस करने का मतलब खुद को कठोर जेल में डाल देना नहीं है। अगर आप हर दिन खुद को कोसते रहेंगे तो अंदर विद्रोह पैदा होगा। इसलिए वे करुणा की बात करते हैं, खुद के साथ नरमी। गलत दिन आएंगे, चूक होगी, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। क्या आप सीखते हैं या खुद को तोड़ते हैं? धीरे धीरे लेखक यह एहसास भी दिलाते हैं कि इस रास्ते पर चलते चलते आप पहले जैसे नहीं रहते। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कुछ चीजें जो कभी बहुत जरूरी लगती थीं, अब अर्थहीन लगने लगती हैं। और यह बदलाव कई बार आपको खुद से दूर भी महसूस करा सकता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह दूरी नहीं है, यह परिपक्वता है। आप अब हर चीज में शामिल होने के बजाय चुनना सीख गए हैं। यहां तक आते आते एक अजीब सन्नाटा बनता है। बाहर की दुनिया चलती रहती है, लेकिन आपके अंदर एक स्थिरता जमने लगती है। और इसी स्थिरता में एक नया सवाल उठता है, अगर मैं यहां तक आ गया हूं, अगर अब रास्ता साफ दिख रहा है, तो क्या मैं इसे आखिरी दम तक निभा पाऊंगा? क्योंकि असली परीक्षा तब शुरू होती है जब मंजिल की झलक मिलने लगती है और फिसलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अब लेखक उस सच की तरफ ले जाते हैं जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वे कहते हैं कि जैसे जैसे आप जीत के करीब पहुंचते हैं, डर कम नहीं होता, बल्कि और साफ हो जाता है। फर्क बस इतना होता है कि अब डर असफलता का नहीं, बल्कि सफलता का होता है। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन अगर दिल से सोचें तो बात समझ में आती है। जब आप नीचे होते हैं तो खोने को ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप कुछ बना लेते हैं, पहचान बनने लगती है, तब डर पैदा होता है कि कहीं यह सब चला न जाए। लेखक कहते हैं कि यह डर अक्सर बहुत चालाकी से आता है। यह कहता है, अब बहुत हो गया, यहीं रुक जाओ। यह डर आपको बचाने के नाम पर आपको सीमित करना चाहता है, और यहीं ज्यादातर लोग खुद को छोटा कर लेते हैं। वे वही करते हैं जिसमें वे सुरक्षित महसूस करते हैं, न कि वह जिसमें वे बढ़ सकते हैं। लेखक इसे एक तरह का आत्म साबोटेज मानते हैं, जो बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है। एक जगह लेखक लिखते हैं, फियर डजंट स्टॉप यू, कंफर्ट डज। इसका मतलब यह है कि डर आपको नहीं रोकता, आराम रोकता है। जब सब ठीक चलने लगता है, तब जोखिम लेने का मन नहीं करता। आप वही पैटर्न दोहराते रहते हैं, क्योंकि वह परिचित है। लेकिन लेखक कहते हैं कि जीत तक पहुंचने के लिए एक आखिरी असुविधा झेलनी पड़ती है। एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो फिर से आपको सीखने की स्थिति में डाल दे। यहां लेखक बहुत ईमानदारी से मानते हैं कि हर इंसान के भीतर एक सीमा होती है, जहां वह खुद को रोक लेता है। यह सीमा बाहर की नहीं होती, यह अंदर की होती है, आपकी सोच की, आपकी पहचान की। आप खुद को उसी हद तक आगे बढ़ने देते हैं जितना आप अपने बारे में मानते हैं। इसलिए अगर आप खुद को एक निश्चित स्तर का इंसान मान लेते हैं, तो उससे ऊपर जाना आपको अजीब लगने लगता है। यू मस्ट अपडेट योर सेल्फ इमेज टू मैच योर गोल्स। यह लाइन बहुत कुछ खोल देती है। मतलब अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, लेकिन आपकी खुद की छवि छोटी है, तो अंदर टकराव होगा। लेखक कहते हैं कि फोकस का अगला स्तर यही है खुद को उस इंसान की तरह देखना जो उस जीत को संभाल सके। सिर्फ पाना नहीं, निभाना भी सीखना पड़ता है। अब यहां लेखक एक बहुत व्यावहारिक अभ्यास की बात करते हैं। वे कहते हैं कि खुद से यह पूछो, अगर मैं सच में जीत गया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? मैं अपना दिन कैसे बिताऊंगा? मैं किन आदतों के साथ रहूंगा? ज्यादातर लोग इन सवालों से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वे उस जिंदगी के लायक नहीं हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब तक आप उस रूप की कल्पना नहीं करेंगे, तब तक वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं आएगी। लेखक यह भी बताते हैं कि इस मोड़ पर कई लोग खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। पुराने दोस्त समझ नहीं पाते, नए लोग अभी जुड़े नहीं होते। यह एक संक्रमण का दौर होता है, और यहीं धैर्य सबसे ज्यादा काम आता है। लेखक याद दिलाते हैं कि यह अकेलापन स्थायी नहीं है, यह बस एक पुल है जिसे पार करना पड़ता है। एक और गहरी बात यहां सामने आती है।
लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको अपने पुराने बहानों पर हंसी आने लगती है। जो बातें कभी बहुत बड़ी लगती थीं, अब छोटी दिखने लगती हैं। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने देख लिया है कि आप क्या कर सकते हैं। और यह जानना एक तरह का बोझ भी बन जाता है। अंत में लेखक यह एहसास छोड़ते हैं कि जीत के बिल्कुल पास पहुंचकर भी कोई आतिशबाजी नहीं होती। बस एक गहरी सांस होती है और एक सवाल, क्या मैं खुद को इतना बड़ा बनने दूं? क्योंकि कई बार मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा कठिन होता है खुद को वहां टिकने देना। और यही सवाल अब अंदर गूंजने लगता है, बिना जवाब के, आगे के रास्ते की तरफ इशारा करता हुआ। अब लेखक उस चरण की बात करते हैं जहां इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। और वह दुश्मन कोई डर या आलस नहीं, बल्कि पुरानी पहचान है। वे कहते हैं कि इंसान जितना आगे बढ़ता है, उतना ही उसका पुराना रूप उसे वापस खींचने की कोशिश करता है। पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुरानी सीमाएं, यह सब अचानक नहीं बदलता। और यही बात लोगों को भ्रम में डाल देती है। उन्हें लगता है कि अगर मैं बदल गया हूं, तो अंदर सब कुछ नया क्यों नहीं लग रहा। लेखक समझाते हैं कि बदलाव बाहर से दिखने में भले ही तेज लगे, अंदर से वह धीमा और जिद्दी होता है। एक बात बताऊं, लेखक यहां बहुत साफ कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने भविष्य से नहीं, अपने अतीत से वफादार होते हैं। वे वही करते रहते हैं जो उन्हें पहले पहचान देता था, भले ही वह पहचान अब छोटी पड़ चुकी हो। और जब नया रूप मांग करता है कि कुछ छोड़ो, कुछ नया अपनाओ, तब अंदर एक खिंचाव शुरू होता है। यह खिंचाव दर्द देता है, क्योंकि यह आपको दो हिस्सों में बांट देता है, जो आप थे और जो आप बन सकते हैं। यहां एक पंक्ति आती है, यू कैंट मूव फॉरवर्ड वाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर ओल्ड सेल्फ। इसका मतलब यह है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप अपने पुराने रूप को बचाने में लगे हुए हैं। लेखक कहते हैं कि फोकस का अगला स्तर त्याग है। कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, भले ही वे कभी आपके लिए काम की रही हों। कुछ आदतें, कुछ रिश्ते, कुछ सोच जो अब आपकी दिशा से मेल नहीं खाते। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? लेखक इसका जवाब देते हैं, क्योंकि छोड़ना असफलता जैसा महसूस होता है। हमें सिखाया गया है कि पकड़कर रखना ताकत है, लेकिन लेखक उल्टा कहते हैं। वे कहते हैं कि सही समय पर छोड़ पाना परिपक्वता है। जो चीज अब आपको आगे नहीं बढ़ा रही, उसे पकड़े रहना खुद के साथ अन्याय है। लेखक इस चरण में एक और अहम फर्क समझाते हैं, गतिशीलता और प्रगति का। हर बदलाव प्रगति नहीं होता। कभी कभी हम बस चीजें बदलते रहते हैं ताकि यह महसूस न हो कि हम अटके हुए हैं। लेकिन असली प्रगति वह होती है जो आपको थोड़ा असहज बनाए, लेकिन अंदर से सही लगे। लेखक कहते हैं कि अगर कोई बदलाव आपको तुरंत राहत दे रहा है, तो हो सकता है वह सिर्फ बचाव हो, विकास नहीं। एक और लाइन यहां बहुत गहराई से चुभती है, इफ इट फील्स फेमिलियर, इट्स प्रॉब्ली नॉट ग्रोथ। मतलब अगर कोई चीज बहुत जानी पहचानी लग रही है, तो शायद वह विकास नहीं है। विकास अक्सर अजीब लगता है, नया लगता है, थोड़ा डरावना लगता है। और यही संकेत है कि आप सही दिशा में हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि इस मोड़ पर कई लोग खुद से नाराज रहने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें और तेज आगे बढ़ जाना चाहिए था। वे खुद की तुलना अपने ही आदर्श रूप से करने लगते हैं। लेखक इसे एक जाल बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्म आलोचना और आत्म जागरूकता में फर्क होता है। आत्म जागरूकता आपको सुधारने में मदद करती है, लेकिन आत्म आलोचना आपको जकड़ देती है। वे सुझाव देते हैं कि जब भी खुद पर गुस्सा आए, तब खुद से यह पूछो, क्या मैं सीख रहा हूं या सिर्फ खुद को सजा दे रहा हूं? अगर आप सीख रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं, भले ही रफ्तार धीमी हो। फोकस का मतलब तेज होना नहीं, ईमानदार होना है। धीरे धीरे लेखक यह भी दिखाते हैं कि इस चरण में इंसान की भाषा बदलने लगती है। वह काश कम बोलता है और अब ज्यादा। वह अतीत को समझता है, लेकिन उसमें फंसता नहीं। भविष्य के सपने देखता है, लेकिन वर्तमान से भागता नहीं। यह संतुलन अपने आप नहीं आता,
यह बार बार की गई सजगता से बनता है। यहां एक भावनात्मक ठहराव आता है। लेखक कहते हैं कि जब आप पुरानी पहचान छोड़ते हैं तो कुछ देर के लिए आप खुद को अधूरा महसूस करते हैं, जैसे कुछ छूट गया हो। और यह सच भी है, कुछ छूटता है, लेकिन उसी खाली जगह में कुछ नया उगने की संभावना बनती है। अगर आप उस खालीपन से डरकर उसे तुरंत भर देंगे तो नया कभी जगह नहीं पाएगा। और यहीं पर कहानी एक गहरे सन्नाटे में रुकती है। बाहर कुछ खास नहीं बदलता, लेकिन अंदर एक बड़ा बदलाव हो चुका होता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि मुझे क्या पाना है, बल्कि यह होता है कि मुझे क्या छोड़ना है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और यही सवाल अगले कदम को तय करने वाला बन जाता है। अब लेखक उस मोड़ पर बात लाते हैं जहां इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि जीत अब दूर की कल्पना नहीं रही। कुछ बदल चुका है। काम की गुणवत्ता बदली है, फैसलों में स्पष्टता आई है, और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करने लगे हैं। लेकिन लेखक यही चेतावनी देते हैं कि यही वह समय है जब सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। क्योंकि जैसे ही भरोसा बढ़ता है, दिमाग पुराने जाल नए रूप में बिछाने लगता है। वे कहते हैं कि इस स्तर पर खतरा आलस या डर नहीं होता, बल्कि अति आत्मविश्वास होता है। आपको लगने लगता है कि अब आप समझ गए हैं, अब गलती नहीं होगी। और यही सोच इंसान को फिर से गिराती है। लेखक साफ कहते हैं कि फोकस तब सबसे ज्यादा टूटता है जब इंसान सीखना बंद कर देता है। जीत के करीब पहुंचकर भी खुद को छात्र की तरह रखना बहुत जरूरी है। एक पंक्ति यहां बहुत सटीक बैठती है, द मोमेंट यू थिंक you've मास्टर्ड इट, you've स्टॉप्ड ग्रोइंग। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपको लगता है कि आपने सब सीख लिया, वहीं से विकास रुक जाता है। लेखक समझाते हैं कि फोकस कोई कौशल नहीं है जिसे एक बार सीखकर खत्म कर दिया जाए। यह एक रवैया है, हमेशा बेहतर देखने, सुनने और समझने का रवैया। अब लेखक एक और गहरी बात सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि इस चरण में इंसान को अपनी जीत से ज्यादा अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए। जीत आपको क्या सिखा रही है? आप किन चीजों में अभी भी कमजोर हैं? क्योंकि जीत अक्सर आपको वह आईना दिखाती है जो हार नहीं दिखा पाती। हार में आप विनम्र होते हैं, लेकिन जीत में विनम्र रहना सीखना पड़ता है। लेखक यह भी बताते हैं कि इस स्तर पर लोग अक्सर दूसरों को सलाह देना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। इसमें बुराई नहीं है, लेकिन लेखक एक सीमा बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप सिखाने के चक्कर में सीखना छोड़ दें तो आप खुद पीछे रह जाते हैं। फोकस का मतलब है पहले खुद पर काम, फिर दुनिया पर राय। एक और लाइन आती है, स्टे फोकस्ड ऑन इंप्रूवमेंट नॉट वैलिडेशन। मतलब सुधार पर ध्यान दो, मंजूरी पर नहीं। लेखक कहते हैं कि जब लोग आपकी सराहना करने लगते हैं, तब यह देखना जरूरी हो जाता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, अपने विकास के लिए या तालियों के लिए। तालियां बंद होते ही अगर आपका उत्साह गिर जाए तो समझिए कि फोकस फिर से बाहर चला गया है। लेखक इस मोड़ पर एक व्यवहारिक आदत की बात करते हैं। वे कहते हैं कि समय समय पर खुद को उन लोगों के बीच रखो जो आपसे बेहतर हों। यह असहज होगा, अहन को चोट लगेगी, लेकिन यही आपको जमीन पर रखेगा। अगर आप हमेशा सबसे समझदार इंसान बनकर रहेंगे तो आप सीखना बंद कर देंगे। फोकस को जिंदा रखने के लिए विनम्रता जरूरी है। वे यह भी कहते हैं कि इस चरण में इंसान को अपनी दिनचर्या पर दोबारा नजर डालनी चाहिए। जो आदतें आपको यहां तक लाई थीं, क्या वे आगे भी काम आएंगी? कुछ चीजों को और सख्त करने की जरूरत हो सकती है, कुछ को नरम करने की। लेखक याद दिलाते हैं कि लचीलापन कमजोरी नहीं है। जो इंसान खुद को समय के साथ ढालना जानता है, वही लंबे समय तक टिकता है। धीरे धीरे लेखक यह एहसास भी दिलाते हैं कि इस स्तर पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब आपकी गलतियां सिर्फ आपको नहीं, दूसरों को भी प्रभावित कर सकती हैं। यह विचार डरावना भी है और सम्मानजनक भी। और यहीं से फोकस का एक नया रूप जन्म लेता है। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने असर के लिए सजग रहना। अंत में लेखक एक शांत लेकिन गंभीर सवाल छोड़ते हैं।
क्या आप जीत के बाद भी वही इंसान रह पाएंगे जो जीत से पहले सीख रहा था? क्योंकि असली चुनौती अब यह नहीं है कि आप आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि आगे बढ़ते हुए आप रुकना और सीखना याद रख पाएंगे या नहीं। यही सवाल अब मन में गूंजता रहता है, अगले कदम की तैयारी करता हुआ। अब लेखक बात को एक और गहरे स्तर पर ले जाते हैं, जहां इंसान सिर्फ अपने काम या लक्ष्य से नहीं, बल्कि अपने असर से टकराने लगता है। वे कहते हैं कि जब आप इस सफर में इतना आगे आ जाते हैं, तो आपकी मौजूदगी अपने आप में कुछ बदलने लग जाती है। लोग आपको देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, कभी कभी बिना कहे आपसे उम्मीद करने लगते हैं। और यहीं एक नया दबाव पैदा होता है, अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों की नजरों में भी सही बने रहने का दबाव। लेखक साफ कहते हैं कि यही वह जगह है जहां कई लोग फिर से फोकस खो देते हैं। वे अपने फैसले इस आधार पर लेने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। वे धीरे धीरे अपने असली इरादे से हटकर इमेज संभालने में लग जाते हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कुछ खिसक चुका होता है। लेखक चेतावनी देते हैं कि अगर आप अपनी पहचान दूसरों की उम्मीदों पर टिका देंगे, तो आपका फोकस फिर से बाहर चला जाएगा। एक पंक्ति यहां बहुत सीधी चोट करती है, यू कैंट लीड योर लाइफ इफ यू आर बिजी परफॉर्मिंग इट। मतलब अगर आप जिंदगी जीने के बजाय उसे निभाने में लगे हैं, तो आप अपने रास्ते पर नहीं हैं। लेखक समझाते हैं कि इस स्तर पर सबसे जरूरी काम है खुद के साथ ईमानदारी बनाए रखना। यह पूछते रहना कि मैं यह फैसला इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह सही है, या इसलिए क्योंकि यह सुरक्षित दिखता है। वे यह भी कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, वैसे वैसे आपको ना कहना और ज्यादा सीखना पड़ता है। पहले ना कहना आत्म रक्षा था, अब ना कहना दिशा की रक्षा बन जाता है। हर मौका अच्छा नहीं होता, हर मंच जरूरी नहीं होता, और हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। फोकस का मतलब है चुनना शांत मन से, बिना अपराध बोध के। लेखक यहां एक और गहरी बात रखते हैं। वे कहते हैं कि इस चरण में इंसान को अपनी ऊर्जा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अब ऊर्जा सिर्फ काम में नहीं, फैसलों में भी लगती है। हर फैसला थोड़ा थोड़ा आपको थकाता है। इसलिए वे सलाह देते हैं कि जिंदगी को इतना सरल बनाओ कि आपको दिन भर छोटे छोटे निर्णय न लेने पड़े। जितनी कम उलझन, उतना साफ फोकस। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सब बहुत भारी नहीं हो जाता? लेखक मानते हैं कि हां, कई बार लगता है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि यही वह समय है जब आपको अपने मूल कारण की ओर लौटना चाहिए। क्यों आपने यह रास्ता चुना था? पैसा, पहचान, आजादी या खुद का सम्मान? जब आप उस कारण को याद करते हैं, तो बाकी शोर अपने आप हल्का पड़ जाता है। एक और पंक्ति यहां बहुत शांति देती है, क्लैरिटी सिंप्लीफाइज एवरीथिंग। मतलब साफ समझ जिंदगी को सरल बना देती है। लेखक कहते हैं कि अगर आपके भीतर साफ है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तो बाहरी उलझनें आपको ज्यादा देर परेशान नहीं कर पाती। वे आती हैं, पर टिकती नहीं। लेखक यह भी बताते हैं कि इस स्तर पर कुछ रिश्ते बदलते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ नए जुड़ते हैं, और यह स्वाभाविक है। आप हर किसी के साथ एक सी गहराई नहीं रख सकते। कोशिश करना आपको तोड़ेगा। इसलिए वे कहते हैं कि संबंधों में भी फोकस जरूरी है, कम लेकिन सच्चे, धीरे धीरे। लेखक यह एहसास कराते हैं कि अब फोकस सिर्फ अनुशासन नहीं रहा, वह पहचान बन चुका है। अब आपको खुद को जबरदस्ती रोकना नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि किस चीज में समय देना है और किसे जाने देना है, और यही समझ आपको भीड़ से अलग करती है, बिना शोर मचाए। अंत में एक शांत लेकिन भारी एहसास छोड़ दिया जाता है। लेखक कहते हैं कि जब आप इस मोड़ पर पहुंचते हैं, तो सवाल बदल जाता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि मैं जीत पाऊंगा या नहीं। सवाल यह होता है कि क्या मैं इस साफ मन, इस सादगी, इस ईमानदारी को जीत के बाद भी बचा पाऊंगा। क्योंकि आगे का रास्ता अब और भी सूक्ष्म है, और जरा सी चूक आपको फिर उसी पुराने शोर में लौटा सकती है। अब लेखक उस बिंदु पर ले आते हैं जहां इंसान पहली बार यह समझने लगता है कि फोकस सिर्फ बाहर की दुनिया से दूरी बनाने का नाम नहीं है,
बल्कि अंदर की उलझनों को सुलझाने का भी नाम है। वे कहते हैं कि इस स्तर पर सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि अब सब समझ में आ गया है। इंसान सोचता है कि अब कोई बड़ी गलती नहीं होगी, लेकिन लेखक यहीं एक बहुत सख्त सच्चाई रखते हैं। सबसे बड़ी गलतियां तब होती हैं जब इंसान खुद को सुरक्षित मानने लगता है। वे बताते हैं कि जैसे जैसे आपकी जिंदगी स्थिर होती है, वैसे वैसे दिमाग जोखिम से बचने लगता है। आप वही फैसले दोहराने लगते हैं जो पहले काम कर चुके हैं, और बाहर से यह समझदारी लगती है, लेकिन अंदर से यह ठहराव होता है। लेखक कहते हैं कि फोकस का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा एक ही जगह टिके रहें। फोकस का मतलब है सजग रहना, यह देखना कि क्या आप अभी भी सच में आगे बढ़ रहे हैं या बस पुराने पैटर्न को चमका रहे हैं। एक पंक्ति यहां बहुत चुपचाप असर करती है, स्टेबिलिटी कैन क्वाइटली टर्न इनटू स्टैग्नेशन। मतलब स्थिरता धीरे धीरे जड़ता में बदल सकती है। लेखक समझाते हैं कि यह बदलाव शोर के साथ नहीं आता, यह आराम के साथ आता है। आपको कुछ गलत महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ नया भी नहीं बनता। और यही वह स्थिति है जहां कई लोग सालों अटक जाते हैं, बिना यह समझे कि वे क्यों असंतुष्ट हैं। अब लेखक एक और गहरी बात कहते हैं। वे बताते हैं कि इस चरण में इंसान को अपने डर नए रूप में दिखने लगते हैं। पहले डर था असफलता का, अब डर होता है कि कहीं जो बनाया है वह टूट न जाए। यह डर आपको छोटे फैसलों में सतर्क बनाता है, लेकिन बड़े फैसलों में रोक देता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सिर्फ बचाने की सोच में जी रहे हैं, तो आप बनाना बंद कर चुके हैं। यू डोंट ग्रो बाय प्रोटेक्टिंग व्हाट यू हैव, यू ग्रो बाय एक्सपैंडिंग हु यू आर। इस लाइन का मतलब यही है कि विकास चीजों को पकड़कर रखने से नहीं होता, खुद को फैलाने से होता है। लेखक कहते हैं कि इस स्तर पर आपको फिर से सीखने वाले की स्थिति में जाना पड़ता है। फिर से वह असहजता चुननी पड़ती है जहां आपको सब नहीं आता, क्योंकि वही जगह आपको जिंदा रखती है। यहां लेखक एक भावनात्मक सच्चाई भी साझा करते हैं। वे कहते हैं कि इस दौर में कई बार आपको खालीपन महसूस होगा, भले ही सब कुछ ठीक चल रहा हो। बाहर से लोग कहेंगे कि आप सफल हैं, लेकिन अंदर एक सवाल उठेगा, बस यही था। लेखक मानते हैं कि यह सवाल गलत नहीं है, यह संकेत है कि आपका फोकस अगले स्तर पर जाना चाहता है। वे सुझाव देते हैं कि ऐसे समय में खुद से यह पूछो, मैं अभी किस चीज से बच रहा हूं? कौन सा सच है जिसे मैं देखना नहीं चाहता? क्योंकि अक्सर वही सच अगला रास्ता दिखाता है। फोकस का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं है, कभी कभी ईमानदार रुकावट भी फोकस का हिस्सा होती है। लेखक यह भी कहते हैं कि इस स्तर पर इंसान को अपने समय के साथ साथ अपनी सोच की भी सफाई करनी पड़ती है। पुराने विचार, पुराने डर, पुराने लेबल जो कभी काम आए थे, अब बोझ बन सकते हैं। उन्हें छोड़ना उतना ही जरूरी है जितना कभी उन्हें अपनाना था। और यह छोड़ना बिना गुस्से के होना चाहिए, बिना पछतावे के। धीरे धीरे लेखक ये एहसास दिलाते हैं कि फोकस कोई सीधी रेखा नहीं है, यह एक लहर की तरह है, कभी आगे कभी भीतर, और दोनों ही जरूरी हैं। अगर आप सिर्फ बाहर की प्रगति पर टिके रहेंगे तो अंदर खोखले हो जाएंगे, और अगर सिर्फ भीतर ही उलझे रहेंगे तो बाहर रुक जाएंगे। संतुलन ही असली समझ है। अंत में लेखक एक शांत लेकिन गहरा मोड़ छोड़ते हैं। वे कहते हैं कि इस जगह पर पहुंचकर इंसान को एक नया सवाल पूछना पड़ता है, क्या मैं सिर्फ जीतना चाहता था या मैं लगातार बढ़ता हुआ इंसान बनना चाहता हूं? क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं हैं। और यही सवाल अब भीतर टिक जाता है, बिना जल्दी जवाब मांगे आगे के रास्ते को धीरे धीरे खोलता हुआ। अब लेखक उस गहराई में उतरते हैं जहां इंसान को पहली बार यह समझ आता है कि जीत एक घटना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। अब तक फोकस आपको यहां तक लाया, लेकिन अब वही फोकस आपसे सवाल पूछने लगता है। लेखक कहते हैं कि इस मोड़ पर बहुत से लोग थक जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जीत को एक अंत मान लिया था। जबकि सच्चाई यह है कि जीत के बाद असली खेल शुरू होता है। एक बात बताऊं, लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर आप जीत को आराम की जगह समझ लेते हैं, तो वही जीत धीरे
धीरे आपको खोखला कर देगी, क्योंकि जो चीज आपको ऊपर लाई थी वही चीज आपको टिकाए रखने वाली भी है। फर्क बस इतना है कि अब मेहनत दिखाई नहीं देती, अब अनुशासन साधारण लगता है, और यही साधारणपन खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इंसान वही चीज हल्के में लेने लगता है जिसने उसकी जिंदगी बदली थी। यहां एक पंक्ति आती है जो भीतर तक उतर जाती है, विनिंग वंस इज लक, स्टेइंग कंसिस्टेंट इज कैरेक्टर। इसका मतलब यह है कि एक बार जीत जाना किस्मत हो सकती है, लेकिन लगातार सही बने रहना आपके चरित्र की परीक्षा है। लेखक समझाते हैं कि इस स्तर पर फोकस का मतलब है खुद को रोज याद दिलाना कि मैं कौन बनना चाहता हूं, न कि यह कि लोग मुझे क्या मानते हैं। लेखक कहते हैं कि इस दौर में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि आप अपने पुराने संघर्ष को भूलने लगते हैं। वह भूख, वह बेचैनी, वह बेचैन ईमानदारी सब धुंधली पड़ने लगती है, और जब यह होता है तो इंसान धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। लेखक सलाह देते हैं कि अपने संघर्ष को सम्मान के साथ याद रखो, लेकिन उसमें फंसो मत। संघर्ष आपको नम्र रखता है, और नम्रता फोकस की जड़ है। अब लेखक एक और गहरी बात सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि इस स्तर पर इंसान को यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर दिन प्रेरणा नहीं आएगी, कुछ दिन सिर्फ आदत चलेगी, और यही ठीक है। लेखक कहते हैं कि जो लोग हर दिन प्रेरणा ढूंढते हैं वे अंत में थक जाते हैं, लेकिन जो लोग आदत पर भरोसा करते हैं वे आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे मन साथ दे या नहीं। यू डोंट राइज टू योर गोल्स, यू फॉल टू योर सिस्टम्स। इस लाइन का मतलब यही है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम तक गिरते हैं। लेखक कहते हैं कि इस चरण में लक्ष्य से ज्यादा सिस्टम जरूरी हो जाता है। सुबह कैसे उठते हो, दिन कैसे शुरू करते हो, फैसले कैसे लेते हो, यही चीजें तय करती हैं कि आप टिक पाओगे या नहीं। लेखक यह भी मानते हैं कि इस मोड़ पर इंसान खुद से थोड़ी सख्ती भी चाहता है। बहुत ज्यादा नरमी आपको बहाने देना सिखा देती है, और बहुत ज्यादा सख्ती आपको तोड़ देती है। इसलिए वे संतुलन की बात करते हैं, अनुशासन के साथ करुणा, गलती पर सीख, आलस पर ईमानदारी, और थकान पर समझदारी। धीरे धीरे लेखक यह एहसास कराते हैं कि अब फोकस कोई बाहरी प्रयास नहीं रहा, यह आपकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। अब आप यह नहीं सोचते कि मुझे ध्यान लगाना है, आप बस वही करते हैं जो सही है, और यही वह जगह है जहां इंसान सच में बदल चुका होता है, भले ही दुनिया को अभी फर्क न दिखे। लेकिन लेखक यहीं एक चेतावनी भी छोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जब सब कुछ स्थिर और सही लगने लगे तब सबसे ज्यादा सजग रहना पड़ता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब इंसान बिना महसूस किए फिसल सकता है। इसलिए वे याद दिलाते हैं कि फोकस कोई उपलब्धि नहीं है जिसे दीवार पर टांग दिया जाए, यह रोज चुनी जाने वाली ईमानदारी है। अंत में लेखक एक शांत लेकिन भारी एहसास छोड़ते हैं। वे कहते हैं कि अब सवाल यह नहीं है कि आप जीत चुके हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप हर दिन उस इंसान को चुन रहे हो जिसने यह रास्ता चुना था, क्योंकि जीत से ज्यादा मुश्किल होता है खुद को जीत के बाद भी सच्चा बनाए रखना। और यही चुनौती अब सामने खड़ी है, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के, बस इंतजार करती हुई। अब लेखक उस जगह पर ले आते हैं जहां इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि फोकस अब मेहनत नहीं रहा, बल्कि पहचान बन चुका है। अब आपको खुद को रोज समझाना नहीं पड़ता कि क्या करना है, आप जानते हैं। लेकिन यहीं एक नया खतरा जन्म लेता है, यांत्रिक होना। लेखक कहते हैं कि जब आदतें बहुत मजबूत हो जाती हैं तो इंसान उन्हें बिना महसूस किए निभाने लगता है। बाहर से यह अनुशासन लगता है, अंदर से यह खालीपन बन सकता है अगर आप सजग नहीं रहे। वे बताते हैं कि इस स्तर पर सबसे जरूरी चीज है अर्थ। आप जो कर रहे हैं उसका मतलब आपके लिए क्या है, यह सवाल जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ के फोकस बोझ बन जाता है। लेखक एक गहरी बात कहते हैं कि कई लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे गलत काम नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सही काम बिना वजह के कर रहे होते हैं। जब वजह धुंधली पड़ती है तो ऊर्जा भी गिरने लगती है। यहां एक पंक्ति आती है जो बहुत शांत तरीके से असर करती है,
पर्पस इज व्हाट कीप्स डिसिप्लिन अलाइव। इसका मतलब यही है कि उद्देश्य ही अनुशासन को जिंदा रखता है। लेखक समझाते हैं कि इस चरण में आपको बार बार अपने क्यों की तरफ लौटना पड़ता है। यह क्यों कोई बड़ा नारा नहीं होना चाहिए, यह छोटा, निजी और ईमानदार होना चाहिए, वह वजह जो आपको थकान के बाद भी उठने पर मजबूर करे। लेखक यह भी कहते हैं कि इस मोड पर कई लोग खुद को दूसरों से अलग थलग महसूस करते हैं क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं अब मेल नहीं खाती। पहले जो बातें जरूरी लगती थीं अब बेकार लगती हैं और यह दूरी दुख भी देती है। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि हर दूरी नुकसान नहीं होती। कुछ दूरियां आपको बचाती हैं, कुछ दूरी आपको अपने रास्ते पर टिकाए रखती हैं। अब एक और सच्चाई सामने आती है। लेखक कहते हैं कि इस स्तर पर इंसान को अपने भीतर की आवाज और अहंकार की आवाज में फर्क करना सीखना पड़ता है। दोनों बहुत मिलती जुलती लगती हैं। अहंकार कहता है तुम सबसे आगे हो, भीतर की आवाज कहती है तुम अभी सीख रहे हो। जो इंसान इस फर्क को पहचान लेता है वही लंबे समय तक सही रहता है। यू आर नॉट डन, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। इस लाइन का मतलब यही है कि काम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली काम अब शुरू हुआ है। लेखक कहते हैं कि फोकस का सबसे परिपक्व रूप यही है जब आप जानते हैं कि रास्ता लंबा है और फिर भी आप शांत हैं। न जल्दबाजी, न बेचैनी, बस निरंतरता। लेखक इस चरण में एक बहुत मानवीय बात स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आपको लगेगा कि आप पीछे जा रहे हैं। पुरानी आदतें सिर उठाएंगी, मन भटकेगा, ध्यान टूटेगा, और यह पूरी तरह सामान्य है। फर्क बस इतना है कि अब आप वहां रुकते नहीं। आप गिरते हैं, देखते हैं और फिर उठकर चल देते हैं, बिना नाटक के, बिना खुद से नफरत किए। वे यह भी बताते हैं कि इस स्तर पर इंसान को अपनी सीमाएं स्वीकार करनी पड़ती हैं। आप सब कुछ नहीं कर सकते, और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जब आप अपनी सीमाओं को मान लेते हैं तब आप अपनी ताकत को सही जगह लगा पाते हैं। फोकस का मतलब है अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाना। धीरे धीरे लेखक यह एहसास कराते हैं कि अब फोकस कोई लक्ष्य नहीं रहा, यह एक तरह की शांति बन चुका है। आप जानते हैं कि हर दिन शानदार नहीं होगा, लेकिन हर दिन ईमानदार हो सकता है, और यही ईमानदारी आपको आगे बढ़ाती है बिना शोर के। अंत में एक बहुत सादा लेकिन गहरा एहसास छोड़ा जाता है। लेखक कहते हैं कि इस मोड पर पहुंचकर इंसान को यह समझ आ जाता है कि जीत कोई ताज नहीं है जिसे पहन लिया जाए। जीत एक जिम्मेदारी है जिसे रोज निभाना पड़ता है। और अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना दूर आ गए हैं, बल्कि यह है कि क्या आप उस शांति, उस स्पष्टता, उस उद्देश्य को बचाए रख पाएंगे जो आपको यहां तक लाया है। यही सवाल अब अंदर बैठ जाता है, चुपचाप, अगले कदम की ओर इशारा करता हुआ। अब लेखक बात को उस सबसे शांत लेकिन सबसे निर्णायक जगह पर ले आते हैं जहां इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि अब उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रह गई है। न दुनिया को, न हालात को, न अपने पुराने डर को। और अजीब बात यह है कि यही एहसास सबसे ज्यादा हल्का भी करता है और सबसे ज्यादा जिम्मेदार भी, क्योंकि जब साबित करने का दबाव हट जाता है तब बहाने भी खत्म हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि इस स्तर पर पहुंचकर इंसान समझता है कि ज्यादातर संघर्ष दूसरों से नहीं थे, खुद से थे। दूसरों की बातें, राय, तुलनाएं सब बस ट्रिगर थे। असली लड़ाई अंदर चल रही थी। और अब जब वह लड़ाई काफी हद तक शांत हो चुकी है, तब एक नई चुनौती आती है, खुद को साधारण बने रहने देना। लेखक साफ कहते हैं कि असाधारण बनने के चक्कर में बहुत लोग साधारण सच्चाई खो देते हैं, जबकि असली ताकत साधारणपन में टिके रहने में है। यहां एक पंक्ति आती है जो बहुत हल्के ढंग से भारी असर छोड़ती है, रियल कॉन्फिडेंस इज क्वाइट। इसका मतलब यही है कि असली आत्मविश्वास शोर नहीं मचाता, उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। लेखक समझाते हैं कि जब आप सच में अपने रास्ते पर होते हैं तो आपको खुद को सही साबित करने की जल्दी नहीं रहती। आप काम करते हैं, नतीजा आने देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेखक इस मोड पर यह भी बताते हैं कि अब आपकी जिंदगी में एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। भावनाएं आती हैं, जाती हैं,
लेकिन वे आपको हिलाती नहीं। तारीफ अच्छी लगती है, आलोचना चुभती भी है, लेकिन दोनों ही आपको दिशा से भटकाती नहीं। यह भावनात्मक संतुलन किसी किताब से नहीं आता, यह लंबे समय तक खुद के साथ ईमानदार रहने से बनता है। अब वे एक बहुत मानवीय सच्चाई सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि इस स्तर पर भी डर पूरी तरह खत्म नहीं होता। फर्क बस इतना होता है कि डर अब आपको चलाता नहीं, सिर्फ सूचना देता है। वह बताता है कि यहां सावधानी रखो, वहां रुककर सोचो। पहले डर मालिक था, अब सलाहकार बन चुका है। और यही बदलाव फोकस की परिपक्वता है। यू डोंट नीड टू बी फियरलेस, यू नीड टू बी ऑनेस्ट। इस लाइन का मतलब यही है कि आपको निडर नहीं बनना है, आपको ईमानदार बनना है। लेखक कहते हैं कि जो इंसान अपने डर को स्वीकार कर लेता है, वही उसके आगे चल पाता है। डर से भागना नहीं, उसे समझना ही जीत का अंतिम सबक है। लेखक यह भी कहते हैं कि इस मोड़ पर इंसान अपने अतीत को एक अलग नजर से देखने लगता है। जो गलतियां कभी शर्म देती थीं, अब सीख लगती हैं। जो समय बर्बाद लगा था, अब तैयारी लगता है। यह बदलाव इसलिए आता है क्योंकि अब आप खुद को दोष देने की जगह समझने लगे हैं, और यह समझ बहुत शांत होती है। धीरे धीरे लेखक यह एहसास दिलाते हैं कि अब फोकस कोई संघर्ष नहीं रहा, यह आपकी जिंदगी का प्राकृतिक हिस्सा बन चुका है। जैसे सांस लेना, आप कोशिश नहीं करते, आप बस रहते हैं। और यही वह जगह है जहां लोग अक्सर पूछते हैं, एन तुम इतने शांत कैसे हो? लेकिन इसका कोई एक जवाब नहीं होता। यह शांति मेहनत, ईमानदारी, गिरने, उठने और खुद से झूठ न बोलने का परिणाम होती है। अंत में लेखक बहुत सादगी से एक बात छोड़ते हैं। वे कहते हैं कि अगर यहां तक आकर भी आप हर दिन खुद से यह पूछ पा रहे हैं कि क्या मैं सही दिशा में हूं, तो आप सही दिशा में ही हैं। क्योंकि जो इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है, वही भटकना शुरू करता है। और अब इस शांति के बीच, इस साफ नजर के साथ, अगला कदम खुद सामने आने लगता है, बिना जल्दबाजी के, बिना डर के, बस एक गहरी समझ के साथ। अब लेखक बात को उस आखिरी लेकिन सबसे सच्चे मोड़ पर लाते हैं, जहां कोई बड़ा संदेश नहीं बचता, कोई नया नियम नहीं दिया जाता, कोई प्रेरणादायक नारा नहीं उछाला जाता। यहां सिर्फ एक शांत सी समझ रह जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप यहां तक आ गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जीत चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आप अब भाग नहीं रहे। वे बताते हैं कि जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे लगातार किसी और बनने की कोशिश करते रहते हैं। कोई अमीर जैसा बनना चाहता है, कोई सफल जैसा, कोई शांत जैसा। लेकिन इस सफर का असली मतलब यह है कि आप धीरे धीरे खुद जैसे बनते जाते हैं, बिना दिखावे के, बिना जल्दबाजी के, बिना डर के। यहां एक आखिरी पंक्ति आती है जो पूरी किताब को एक धागे में बांध देती है। विनिंग इज बिकमिंग समवन यू रिस्पेक्ट। इसका मतलब यही है कि जीत बाहर की नहीं होती। जीत उस दिन होती है जब आप खुद को आईने में देखकर नजरें नहीं चुराते, जब आप जानते हैं कि आपने आसान रास्ता नहीं चुना, लेकिन सच्चा रास्ता चुना। लेखक कहते हैं कि इस मोड़ पर इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, भले ही रास्ता अकेले तय किया गया हो, क्योंकि अब वह खुद के साथ खड़ा होना सीख चुका है। और जो इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाए, उसे दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। वे यह भी कहते हैं कि अब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। फर्क बस इतना होगा कि अब आप उनसे भागेंगे नहीं, आप उन्हें देखेंगे, समझेंगे और फिर वही करेंगे जो सही है। कभी धीरे, कभी तेज, लेकिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि अब रुकना आपकी पहचान में नहीं रहा। लेखक बहुत ईमानदारी से यह भी स्वीकार करते हैं कि कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब मन फिर से भटकेगा, पुरानी आवाजें लौटेंगी, पुराने डर दस्तक देंगे, लेकिन अब उनके पास वही ताकत नहीं होगी, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि ध्यान भटकना इंसानी है, लेकिन ध्यान छोड़ देना अब आपकी आदत नहीं रही। अब जीत किसी एक दिन का जश्न नहीं रह जाती, जीत रोज सुबह उठने में होती है। जीत उस फैसले में होती है जब आप आसान रास्ते की जगह सही रास्ता चुनते हैं। जीत उस पल में होती है जब कोई देख नहीं रहा होता, फिर भी आप ईमानदार रहते हैं।
लेखक कहते हैं कि अगर इस किताब से आपको कुछ साथ लेकर जाना है तो बस यही लेकर जाइए, खुद पर ध्यान देना कोई स्वार्थ नहीं है। यह साहस है, यह जिम्मेदारी है, यह स्वीकार करना है कि आपकी जिंदगी की दिशा किसी और के हाथ में नहीं हो सकती। और आखिर में बहुत शांति से, बिना किसी नाटकीय अंत के, लेखक यह छोड़ते हैं कि अगर आप अब भी चल रहे हैं, अगर आप अब भी सीख रहे हैं, अगर आप अब भी खुद से सवाल पूछ पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आप जीत ही चुके हैं। क्योंकि असली हार कभी बाहर नहीं होती। असली हार उस दिन होती है जब इंसान खुद से मुंह मोड़ लेता है। और अगर आपने वह नहीं किया तो बाकी सब रास्ते की बातें हैं।